दर्शी जी, मेरा सवाल एक आपसे है कि जैसे आप मतलब सरकार ईवी पे फोकस कर रही है, दाम बढ़ने के बाद जैसा हम लोगों ने बात भी की, आप भी चूंकि एक शायद ईवी कंपनी चलाते हैं या ईवी मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपको क्या लगता है कि ईवी को लेकर सरकार को और क्या बदलाव करना चाहिए, या और ताकि नए नए प्लेयर्स और इंडिया में आ सकें, या फिर छोटे प्लेयर्स जो हैं जो और आगे बढ़ सके, इसके लिए सरकार क्या कर सकती है या क्या करना चाहिए? जैसे अपनी बात हो रही है मंथली कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पे बात हो रही थी और रेसिडुअल कॉस्ट पे बात हो रही थी। तो जी। उसी तरह जैसे देखेंगे पेट्रोल व्हीकल्स में लगभग लगभग एक फोर व्हीलर में 3 से 5 हज़ार रुपए महीने के खर्चे हो जाते हैं, फ्यूल कॉस्ट हो जाए या अदर मैकेनिकल कॉस्ट हो जाए या अदर कॉस्ट हो जाए। तो उसी तरह ईवी अगर अपनाते हैं तो वही कॉस्ट में अपन बचत कर सकते हैं और वही अपना रनिंग कॉस्ट आ जाती है अप्रोक्सीमेटली 500 to 1000 रुपीज में। यही एक आम आदमी की 4000 रुपीज तक की बचत हो सकती है। और इसी में सरकार काफी योजनाएं ला रही है और काफी और भी लाएगी, ये कॉन्फिडेंट है हमें। और जैसे आपने बताया दिल्ली में और जैसे ऑटो रिक्शास को ईवी में कन्वर्ट किया जा रहा है, जी। तो इससे जो ऑटो रिक्शा चालक है उनकी मंथली स्टाइपेंड बढ़ती है। और यही फैसले के कारण सरकार और भी ऐसे योजनाएं बनाएगी और ये हमें उम्मीद है। जी। या जी सर, मेरा सवाल एक आपसे है इसमें सर। जी सर। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हालांकि आपको मंथली एक्सपेंस में डेफिनेटली फर्क पड़ता है, बट जब आप इन गाड़ियों का आप डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं या जिस वक्त उनकी हैवी मेंटेनेंस होती है, जिसका मतलब है बैटरी बदली करनी हो, तो आजकल के माहौल में जो बैटरी की कॉस्ट है, इट इज एनीवेयर बिटवीन 40 to 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द न्यू व्हीकल। तो 5 साल या 7 साल या 8 साल के बाद जब आप इतने पैसे खर्च करना मंजूर हो जाते हैं जरूरी, तो द वैल्यू ऑफ द व्हीकल इज नॉट एज मच जिसके ऊपर आप इतने पैसे खर्च कर सके। तो उस टाइम के ऊपर ये प्रॉब्लम आती है। और यही चीज जो है, जो कमर्शियल व्हीकल्स में है, जो आप उसके अंदर 2 4 5 साल के अंदर उसकी फुल वैल्यू निकाल लें इन टर्म्स ऑफ यूजेज एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो फिर आपको दुख नहीं होगा कि आप उसको गाड़ी को सैलवेज में भी भेज दें, तो यू डोंट माइंड डूइंग दैट। तो सर, जैसा कि आपने बताया, अब मैं वही आप दोनों चर्चा कर ही रहे हैं, मैं इसमें एक आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि सर, ईवी इज़ अ बेटर ऑप्शन, या अभी भी पेट्रोल डीजल या फिर जो भी गाड़ियाँ चल रही हैं, या फिर सीएनजी इज़ अ बेटर ऑप्शन? क्योंकि ईवी को देखिए, प्रमोट तो जो काफ़ी किया मेरी जा रहा है, अपने बट इंडिया में इतना अभी इंफ्रा नहीं है, जो मतलब अभी इसलिए शायद ज़्यादा सक्सेस भी नहीं हो पा रहा है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि अभी ईवी हाल में ही लॉन्च हुई है, जी। अभी 2 या 3 साल से ही पीछे ये लॉन्च हुई है। तो अभी अभी वो सिचुएशन नहीं पहुंची कि जहां गाड़ियों की बैटरीज बदली होने वाली है। बाकी ये मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ कि नॉर्मल जैसे बैटरीज आप लगाते हैं, टॉर्चेज में है या आपके फोन में है, वो उनकी जो लाइफ है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ऐसे ही गाड़ियों की लाइफ भी बैटरी की कम होती है। अब नई गाड़ी जब होती है तो वो आपको 400 500 किलोमीटर का मिलता है रेंज। वो धीरे धीरे कम होते होते 200 300 पे 250 पे, और इवेंचुअली 5 साल या 7 साल के बाद शायद 100 किलोमीटर पे ही आ जाए। तो उस सिचुएशन के अंदर आके आपको बैटरी बदली करनी पड़ती है। जी। और जो उस सिचुएशन से पहले ही आप अपनी गाड़ी बेच ले और अपने वैल्यू आपको मिल जाए पूरी, तो आई थिंक आपको सोने पे सुहागा इससे ज्यादा नहीं हो सकता। जी। जी दर्शित जी, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? सेकेंडली एक ऐसा चीज है, जैसे ये इनपुट कॉस्ट की बात है, बैटरी की बात है, ये अगर बात सही है कि ये 2 3 साल से ही चर्चा में रही है ईवी। पर ये 2 3 साल पहले की अगर आप लिथियम की कॉस्ट पकड़ोगे, फॉर एग्जांपल एक अगर बैटरी 50 हज़ार रुपए की आती थी 3 साल पहले, तो वो आज 30 हज़ार के करीबन आ चुकी है। और जितना जितना हम लोकलाइजेशन पे फोकस करेंगे, और ये चाहे ईवी के लिए हो या एक पूरे के पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर पे हो, ये जितना जितना हम लोकलाइजेशन पे और भारत सरकार के मेड इन इंडिया के ऊपर अपन फोकस करेंगे, तो ये हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी जितनी कम कर पाएंगे। और रुपी डिपेंडेंसी, जो डॉलर रेट फ्लक्चुएशन के कारण भी जो रेट्स बढ़ते हैं ये वो होता है, और उसके उसकी डिपेंडेंसी अगर हम कम कर पाएंगे तो लोगों को और बहुत ही बेनिफिट होगी। और सरकार इस विषय पे काफी इंटरेस्ट से काम कर रही है, इसीलिए मेड इन इंडिया में इतना प्रोत्साहन दिया जाता है और इतने सब्सिडीज दिए जाते हैं। जी। जी सर, मेरा इस पे आपसे एक सवाल है कि सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है अभी फ़िलहाल मौजूदा टाइम में ईवी को लेकर, वो सर आपको एज एन एक्सपर्ट क्या लगता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है सर चार्जिंग की। जी। जो चार्जिंग यूनिट्स हैं, जो चार्जिंग हब हैं, वो हमारे पास काफी नहीं है। और जो इन्होंने ऑलरेडी बनाए हैं उनमें से ऑलमोस्ट 30 to 40%
काम नहीं करते एट द टाइम व्हेन यू रिक्वायर। जी अभी भी आप देखेंगे जाके किसी वक्त तो आपको जो हब्स हैं उनके अंदर नॉट वर्किंग का बोर्ड लगा होता है या उनके ऊपर बिजली नहीं आ रही होती है एंड सो ऑन। So that is the most inconvenient thing, especially for commercial vehicles. प्राइवेट यूजर को तो उनको तो पता है कि दफ्तर चले गए तो वहां पर प्लग इन कर लिया, जी या घर में आ गए तो उनको पता है कि रात को उन्होंने प्लग इन किया और सुबह तक उनको बैटरी पूरी चार्ज मिल जाएगी। बट जो कमर्शियल यूजर्स हैं उनके लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और धीरे धीरे हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से पूरी इंसेंटिव्स हैं और कोशिश है कि वो करते जाएं और बड़ी, इवन इनफैक्ट आउट ऑफ टाउन भी वो कोशिश कर रहे हैं, हाईवेज के ऊपर भी लगा रहे हैं। अब आपने सुना ही है नितिन गडकरी साहब जी को कि जो एक्सप्रेस वेज है उनके ऊपर भी वो जी चार्जिंग हब्स बना रहे हैं। बट द पॉइंट इज, चार्जिंग हब्स बनाएं जरूर, पर उनकी 100% श्योरिटी कब मिलेगी कि वो काम कर रहे हो। हाईवेज के ऊपर चल रहे हो सडनली और आपको गाड़ी की बैटरी खत्म हो जाए तो आप कहाँ जाएंगे? उसके जी बाद सर आपको प्रॉब्लम होगी, बच्चे हैं साथ में, फैमिली है। तो दीज आर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो आ सकती हैं, और इसी करके ये ईवीज को हाईवेज के ऊपर लोग नहीं ले जाना चाहते, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इनसिक्योरिटी। जी सर, आपने जैसा कि बहुत सही बताया, चार्जिंग जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ईवी की, और इसके लिए सरकार कोशिश तो कर रही है लेकिन इसमें अभी बहुत लंबा समय लग सकता है, क्योंकि मेट्रोज़ में तो फिर भी आपको दिख जाते हैं जैसा आपने कहा, लेकिन छोटे शहरों में टियर 2 टियर 3 में जाएंगे तो वहाँ अभी चार्जिंग तो दूर का बहुत दूर की बात है, अभी ईवी गाड़ियाँ में उतनी ज़्यादा नहीं दिखती है। तो ये अभी दूर का मतलब सपना है, लेकिन सरकार इस पर लगी हुई है। और दर्शित जी भी ईवी के सेक्टर से आते हैं, तो इन लोगों की भी कोशिश है कि नई नई चीज़ें पब्लिक तक पहुँचाते हैं। तो सर ये बताइए दर्शित जी, आपसे मेरा सवाल है कि जो ईवी सेक्टर है इससे कितना बड़ा गेम चेंजर होगा ये ऑटो सेक्टर के लिए एज एन ईवी, क्योंकि भारत का ऑटो सेक्टर जो है बहुत बड़ा है और सारे जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इंडिया में इसीलिए आ रहे हैं, और अगर ईवी में ये पूरी तरह कन्वर्ट होता है तो ये कितना बड़ा गेम चेंजर बन सकता है पूरे सेक्टर के लिए। देखिए, आप देखिए ईवी सर जी, की बात कर रहे हैं तो मैं आपको उसकी रियलिटी बनाना चाहता हूँ। जी ईवी इज नथिंग के कोई नई टेक्नोलॉजी इन्होंने एकदम निकाली है कोई। ये 1930s के अंदर भी ईवी बनाई थी और उस वक्त भी चलती थी, और उसके बाद इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी चार्जिंग की और बैटरी स्वैपिंग की, और जी उस करके वो अनसक्सेसफुल हो गई, वो बंद हो गई। अब फिर से वही टेक्नोलॉजी रिवाइव हुई है और अब हमारे पास बहुत बहुत रिफाइनमेंट आ चुकी है उसके अलावा, और इसी करके ईवी फिर से आई हैं। बट ईवी के साथ जो आपको बैटरी बनाने की जो पोल्यूशन है, वो कोई चीज नहीं इस वक्त देखना चाहता, बिकॉज यू आर एक्चुअली शिफ्टिंग द पोल्यूशन फ्रॉम द मेट्रोज इनटू विलेजेस एंड इनटू रिमोट एरियाज, जहां पर आप पावर स्टेशन लगाएंगे और कोल फायर्ड आपको पावर मिलेगी। तो एट द एंड ऑफ द डे द इन्वायरमेंट को जो आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं विद द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ ईवी, वो शायद कामयाब नहीं होगी जितनी के आप चाहते हैं। तो हमारे को फाइनली एक नई टेक्नोलॉजी जो ऑलरेडी इस वक्त रिफाइन हो रही है और चल रही है, वो फ्यूल सेल की है, और जो हाइड्रोजन के ऊपर गाड़ियां चलनी है वो आ रही है। एंड मे बी बाय द टाइम हमारे को और 5 साल 10 साल के अंदर जब ये जरूरत पड़ेगी हमारे को नई बैटरी लाने की, तब तक शायद एक नई टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस हो जाए विच मे बी अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर द वर्ल्ड। जी दर्शित जी, कुछ आप बता रहे थे जी। सर जी, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भारत में 140 बिलियन डॉलर्स का है करीबन। आज के तारीख में ईवी में पेनिट्रेशन 6 से 7% हो चुका है, जबकि जो कि होता है 7 बिलियन डॉलर्स। और सारे ही प्लेयर्स, चाहे वो छोटे स्टार्टअप्स हो हमारे जैसे या बड़े प्लेयर्स हो, हुंडई हो, मारुति हो, सब लोग अपनी अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इसमें पोटेंशियल है। जहां तक सर बता रहे थे कि ये एनर्जी शिफ्टिंग का केस है, ये भी सही नहीं है। ये एक इकोसिस्टम डेवलपमेंट की तरह आप सोचिए, और भारत सरकार इसके विषय में भी सोचती है। जैसे आप देखेंगे कि भारत सरकार की एक और पॉलिसी है एनर्जी न्यूट्रल करना, एंड 2030-35 तक इनको 50% एनर्जी न्यूट्रल करना है। इसका मतलब है कि जो एनर्जी जनरेट होती है, वो चाहे सोलार से हो चाहे विंड से हो, कोल और थर्मल को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और 2070 तक भारत सरकार का ये मिशन है कि 100% एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से आए। तो ये एक इकोसिस्टम की तरह देखिए और एनवायरमेंट के इम्पैक्ट की तरह देखिए कि जो आगे फ्यूचर जनरेशन को क्या इम्पैक्ट हो सकती है।